नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर एक सप्ताह आपके कमेंट को अपन लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत आपके शिकवा शिकायत हो जाते हैं कि आप कमेंट नहीं लेते हो। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि एक एक रिप्लाई करने के बजाय आपके जो कमेंट होते हैं उसको सभी लोग देख पाएँ और सभी लोग समझ पाएँ कि उस पर्टिकुलर क्वेरी का क्या आंसर हो सकता है, जिससे सभी को फ़ायदा हो। तो मैं सप्ताह के टॉप 10 कमेंट को लेता हूँ। प्रीवियस 7 दिन के भीतर आपने जो भी कमेंट किया है उसमें से रैंडमली जो कि सभी के लिए अच्छा हो वैसे कमेंट को लेता हूँ। तो जो जून है उसके सेकंड सप्ताह के टॉप 10 कमेंट लेके हाजिर हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए ईयरली मॉक टेस्ट पास या लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पास लाया है। ईयरली अगर ख़रीदना चाहते हैं तो 269 पड़ेगा, अगर आप लाइफ टाइम ख़रीदना चाहते हैं तो 499 माइनस 50 पड़ेगा, यानी कि 449 पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे और तकरीबन इंडिया के 80% लोग यानी कि 80% स्टूडेंट यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट देते हैं। तो कंपटीशन लेवल भी पता चल जाएगा कि उन बच्चों में ही आपका सिलेक्शन होना है तो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कंपटीशन लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पहला क्वेरी लेते हैं प्रणय चटर्जी का है। हालांकि इसने इन भाई ने मेल भेजा है। देखिए, आप मेल भेजे या आप इंस्टाग्राम पे पूछे, मैं हर एक जगह से कलेक्ट करके आपके लिए चीज़ें लाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल भेजेंगे तो ही लाऊंगा। आपके कमेंट बॉक्स में भी जो कमेंट होते हैं उससे ज़्यादातर लाते हैं। कभी कभी ज़्यादा कोई मतलब कि परेशान हो जाते हैं तब जाके मैं मेल से पिक आउट करता हूँ। जनरली मैं मेल देखता भी नहीं हूँ, सप्ताह में 1-2 बार देख लेता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि कुछ मेल में आने वाला है तो मैं देखता हूँ। जनरली मैं मेल देखता नहीं हूँ। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। पहला इनका क्वेरी है, सर माय नेम इज प्रणय एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर मेरा क्वेरी है आरएससी ग्रुप डी 2019 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। मैं आईटीआई नहीं किया है और जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें तो 10th और आईटीआई पास है। सर अब जो नोटिफिकेशन में था वही रहेगा, अभी एप्लीकेशन स्टेटस के पहले बदलेगा बोलेगा अच्छा कि आईटीआई पास जो है उसका होगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। भाई कहाँ से आप लोग ये दिमाग में ऐसे ऐसे कचरा डाल देते हो कि ये अचानक आप मतलब कि सिलेक्शन पा लिए उसके बाद कहेगा अच्छा आपने बीटेक नहीं किया है तब तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा आपने बीए नहीं किया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई जो नोटिफिकेशन में आ गया एक बार लिख दिया वही मान्य होता है। बीच बीच में ऐसा नहीं होता है कि 10th मांगा था और जब एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद कहेगा जो 12th पास है उसी का अब सिलेक्शन होगा। मतलब कि यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखो कि क्या मतलब कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए इस तरह की जो चीज़ है। इतना मतलब कि आप कह सकते हैं कि छोटा सा चीज़ आपके दिमाग में कैसे आ जाता है कि बीच में चेंज हो जाएगा। बीच में कभी आपने कोई कंपटीशन के बारे में सुना है कि बीच में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज कर दिए फॉर्म भरने के बाद, कह दिए कि जिनका जिनका बीए पास है उन्हीं का फॉर्म एक्सेप्ट होगा बाकी लोग घर जाएं? ऐसा तो होता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता ना। तो अजीब अजीब से भी क्वेरी आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत भोले भाले लोग हैं, मैं ये नहीं कर उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने भोले भी लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि इतना बेसिक चीज़ भी थोड़ा सा डाउट उनके मन में रहता है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं, पवन कुमार का है। पवन कुमार ने बोला है सर आरआरबी ग्रुप डी का मेडिकल टेस्ट में इंग्लिश रीडिंग कराई जाती है क्या? मेरी तैयारी ठीक है पर मुझे इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है, कुछ एडवांस दो। अच्छा एडवांस नहीं, यहाँ पे होगा एडवाइस। चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी चीज़ों को समझते हैं, उसको हम गलत वे में आप कभी मत लीजिएगा कि मैं उसको गलत वे में ले रहा हूँ। आपने एडवांस लिखा लेकिन हमें समझ में आ गया कि आप एडवाइस की बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए क्योंकि हम भी गलतियाँ करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो में मैं कुछ न कुछ बोल देता हूँ, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो गलतियाँ होती है। चलिए तो ये कह रहे थे कि इंग्लिश रीडिंग करवाई जाती है। देखिए रीडिंग तो करवाई जाती है लेकिन ये नहीं कि अगर आपको उर्दू नहीं आती है और उर्दू पढ़वा दिया जाएगा, गुजराती नहीं आ रही है गुजराती पढ़वा दिया जाएगा। हमें भी जब मेडिकल में एक सेंटेंस दिया गया था पढ़ने के लिए, ठीक है, और शायद इंग्लिश में ही था, तो मैंने पढ़ दिया था क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ने आती है, हिंदी पढ़ने आती है, इवन संस्कृत भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ क्योंकि संस्कृत में मेरे 90 नंबर आए थे बोर्ड में। ठीक है, तो संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आया तो आपको छाड़ दिया जाएगा, हिंदी पढ़ने नहीं आएगा तो छाड़ दिया जाएगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हो वही आपसे दो लाइन पढ़वा लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जनरली रूल नहीं है पढ़वाने का, लेकिन वो पढ़वा लेते हैं जिससे कि एक चेक हो पाए कि आप नॉर्मल तरीके से पढ़ पाते हैं चीज़ों को कि नहीं। ये नहीं देखते हैं कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं, वो तो ऑब्वियस है आपके सर्टिफिकेट शो करें कि आप पढ़े लिखे हो। वो इसलिए पढ़वाते हैं ताकि आपका देखते हैं कि जो आई है और जो डिस्टेंस है किताब का, उसके बीच का जो जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में आप पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। वो आपको ये नहीं चेक करते हैं कि आपको हिंदी आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है। वो ये चेक करते हैं कि जो उस डिस्टेंस से आप चीज़ें पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। आप कहोगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी का किताब दे देंगे, हिंदी नहीं आती है तो आपको जो भी लैंग्वेज में आप चाहो उसमें पढ़ सकते हो। हालांकि जनरली बहुत सारे जगह पे ये सब चीज़ें टेस्ट नहीं होती है, कई बार कई जगह पे टेस्ट हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे को भी ये रीडिंग वाला करवाया गया था। चलिए अगला क्वेरी लेते हैं, महेश प्रजापति का होगा। हेलो सर, मैंने बीसीए का कोर्स किया हुआ है, मेरे पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, क्या भाई नहीं है और टाइम भी नहीं है किया, अच्छा बीसी किया भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, मुझे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा, कौन से बुक से पढूं, आप बुक का नाम सजेस्ट करिए, मैं मेरे हेल्प करें। मैं स्टैंडर्ड 1 से 12th गुजराती मीडियम से किया है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम, भाई थोड़ा सा लैंग्वेज में इतना अजीब सा लिखा रहता है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम गुजराती लैंग्वेज में होती है क्या? देखिए, जो आपके 12 लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उस सभी में आपके एग्ज़ाम होंगे, आपके ग्रुप डी हो या एनटीपीसी। जब आप भर रहे थे उस समय आपसे पूछा गया था लैंग्वेज प्रेफरेंस, तो आपने गुजराती दिया है तो गुजराती में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। जैसा आप एनटीपीसी के सीवीटी 1 में देखे थे, अगर आपने सिर्फ इंग्लिश चूज किया है तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, हिंदी चूज किया तो उसके साथ इंग्लिश भी रहेगा। यानी कि इंग्लिश सिर्फ चूज किया तो एक ही लैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश के अलावा आपने कोई भी लैंग्वेज चूज किया है तो 2 लैंग्वेज मिलेंगे। जो लैंग्वेज आपने चूज किया उसके बाद आपको इंग्लिश में भी उसके ट्रांसलेशन मिलेंगे। यानी कि अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी प्लस इंग्लिश मिलेगा, अगर आपने गुजराती चूज किया है तो गुजराती प्लस इंग्लिश मिलेगा, लेकिन आपने सिर्फ इंग्लिश चूज किया है तो सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। ऐसा इस बार देखने को मिला है, ठीक है। तो गुजराती में भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आईटीआई का सर्टिफिकेट कहाँ पे खोज रहा है, अब जो एग्ज़ाम आएंगे रेलवे के उसमें आईटीआई के सर्टिफिकेट खोजेंगे, जो आपने भर दिया उसमें नहीं खोजेंगे, ठीक है। अगला क्वेरी लेते हैं सोनू कुमार का, भाई हुबली जोन का वीडियो बनाओ, कितना सेफ है ये जोन ग्रुप डी में। देखिए, मैं ऑलरेडी ग्रुप डी पे वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप एक बार ज़रूर देखिए। प्रीवियस जो वीडियो है शायद आपने नहीं देखा होगा, कट ऑफ जो आपके हुबली जोन है उसका भी मैंने बना रखा है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम जनरली अभी आपके रिप्लाई की बात करें तो देखिए, अगर आप हुबली जोन में है 60 से 58 के बीच लाते हैं रा नंबर, यानी कि काट पीट के जो नंबर होता है वो लाते हैं, नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तब आपके सिलेक्शन की उम्मीदें ज़्यादा होगी। 58 से 60 जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी आप समझ लीजिए 2-3 नंबर नीचे ही होगा, ठीक है। अगला क्वेरी लेते हैं दीपक कुमार का, 92,000 यूपी पुलिस की भर्ती बहुत जल्द आएगी और चुनाव से पहले कंप्लीट भी होगा, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को योगी आदित्यनाथ कुछ हद तक कम करना चाहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, वैकेंसी तो आएगी, ये मैं नहीं पॉलिटिकल मुद्दा पे जा रहा हूँ कि योगी जी क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे, लेकिन आपको भी पता है कहीं भी चुनाव होता है, कोई भी प्रादेशिक जो सरकार हो, कहीं भी चुनाव होता है वैकेंसियाँ आती है। हालांकि मुझे लग रहा है बंगाल में आई कि नहीं आई वो मुझे नहीं पता, बंगाल के बारे में तो कभी मैं सुनता ही नहीं हूँ कि वहाँ वैकेंसी आती है। कभी मैं न्यूज़ पोर्टल पे जाता सॉरी एग्ज़ाम और जो जॉब पोर्टल होते हैं उस पे जाता हूँ, तो बंगाल में कभी वैकेंसी मैं देखा ही नहीं हूँ कि कोई पुलिस का आ गया हो या टीचर का आ गया हो, पता नहीं उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्या। चलिए कोई बात नहीं, उनका अपना है, लेकिन बंगाल के लोग भी हमसे जुड़े हैं, तो इस वजह से आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट वहाँ वैकेंसी निकालती है कि नहीं निकालती है। बाकी केरला वगैरह तो साउथ वगैरह के लोग तो
तो जुड़े भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कांग्रेस की यहाँ पे है आपकी सरकार राजस्थान में, वहाँ भी स्टेट में थोड़ा बहुत निकलती रहती है। बीजेपी की यूपी में थोड़ा बहुत निकलती रहती है, लेकिन बंगाल के बारे में कभी नहीं सुना। दिल्ली में केजरीवाल जी हैं तो वहाँ भी थोड़ी बहुत निकलती रहती है। मतलब कि सभी गवर्नमेंट निकालती रहती है, लेकिन हमें ममता बनर्जी के बारे में कभी ध्यान नहीं आया। पता नहीं उनके इंटरनल मैटर क्या हो सकता है, वो निकलती हो लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आती होगी। चलिए अगला देख लेते हैं। सुप्रिया सुप्रिय कुमार हैं गौतम। चलिए भाई एसएससी एमटीएस 1 जुलाई से 20 जुलाई तक है, उसके बाद एनटीपीसी एग्ज़ाम भी है। तो जुलाई फर्स्ट वीक में आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट होगा? देखिए आरआरसी ग्रुप डी तो कभी स्टार्ट के बारे में मैंने बोला ही नहीं कि आपका फर्स्ट वीक में होगा। एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आरआरसी ग्रुप डी तो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में हो सकता है कि सितंबर तक भी चला जाए, लेकिन जुलाई के लास्ट तक भी संभावनाएं होगा। आप ये कहिएगा कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसके चलते रेलवे के एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये गलत बात है। पिछली बार देखें कि आपके एसएससी के भी एग्ज़ाम मतलब कि पैरेलल चल रहे थे, और आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम है वो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैरेलल चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम चलेगा तो दूसरा एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि शेड्यूल ऐसे रखते हैं कि जिससे कि दोनों एग्ज़ाम धीरे धीरे चलती रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसएससी जो एमटीएस का जो एग्ज़ाम एक जुलाई से रखा गया है। देखिएगा आप जब भी वो इस तरह से शेड्यूल जारी करते हैं ना, वो टेंटेटिव डेट निकालते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिक्स है कि कोरोना आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो 1 ही जुलाई को होगा, ऐसा नहीं होता है। टेंटेटिव डेट निकलता है। टेंटेटिव बोले तो कि फ्लेक्सिबल उसको आप कह सकते हैं कि उसको आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। और अभी के जो हालात हैं, अभी आप मान के चलो कि 16 तो हो ही गए, अब 16 तारीख और 14 दिन बचे हैं। क्या आपको लगता है कि 14 दिन में इतना हालात एकदम ड्रास्टिकली नॉर्मल हो जाएगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे? हाँ, वो अलग बात है कि 1 जुलाई से मुझे तो नहीं दिख रहा है कि 1 जुलाई से थोड़ा सा 1-2 सप्ताह आगे बढ़ सकता है। लेकिन हालांकि अभी नोटिस नहीं आया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 सप्ताह में एकदम से स्मूथ चीज़ें नहीं हो जाएगी, सब चीज़ गाड़ी घोड़ा चलना चालू नहीं हो जाएगा, सब चीज़ ओपन नहीं हो जाएगा। हालांकि स्टेट ओपन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी स्टेट हैं जो कि फुल्ली ओपन नहीं है। जो ओपन हुए भी हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हुए हैं, और एग्ज़ाम मतलब रिस्ट्रिक्शन में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे। तो 1-2 सप्ताह हो सकता है कि इसमें डिले किया जा सकता है। पिंकू शर्मा का कमेंट है, अरे भाई इंग्लिश भी रहेगी क्या, क्योंकि रेलवे में एग्ज़ाम में इंग्लिश आती ही नहीं है। देखिए ये जो सीईटी की बात की जा रही है कि जो आपका सितंबर से लागू होने वाला था, ये आपका सीईटी, तो यानी कि आपके बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के जो एग्ज़ाम एक साथ होने वाले थे, उसमें इंग्लिश देखिए रेलवे में तो नहीं पूछा जाता। तो क्या अगर रेलवे उसमें मर्ज कर दिया जाता है सीईटी में, तो क्या इंग्लिश भी पूछी जाएगी सीबीटी 1 में क्या? देखिए इसके लिए थोड़ा सा मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी जो रेलवे है, इसीलिए इसमें इंग्लिश नहीं रखा गया था कि हिंदी भाषी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बचपन से 12th तक या ग्रेजुएशन तक हिंदी में ही पढ़ते हैं, उनको इंग्लिश के बारे में उतना नहीं पता होता है पहले के ज़माने में। अब तो लोग फेसबुक व्हाट्सएप से पूरा इंग्लिश, मतलब कि जो नहीं पढ़ते हैं, एक क्लास में भी रहते हैं, वो उनको भी पता होता है इंग्लिश। लेकिन पहले ऐसा ही होता माना जाता था कि हिंदी भाषी लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से रेलवे में इंग्लिश से हटा दिया गया। या हटा दिया गया क्या, पहले जब से मेरी आंखें खुली है तब से इंग्लिश तो पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या इस बार इंग्लिश डाल दिया जाएगा? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि बैंकिंग में ज़रूरी है, एसएससी में ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि इंग्लिश या हिंदी, जैसे कि आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, आप इंग्लिश वाला सेक्शन बनाइए या हिंदी वाला सेक्शन बनाइए, ठीक है। कांस्टेबल वगैरह में ऐसे ही बहुत सारे स्टेट के होते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं, 25 इंग्लिश के और 25 हिंदी के आते हैं, ठीक है। आपको चूज करना होता है कि आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन बनाएंगे या हिंदी वाला। तो आपको हिंदी के ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, अगर इंग्लिश के बनाएंगे तो इंग्लिश वाला जो ग्रामर होता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो जो हिंदी भाषी के लोग हैं उनको हिंदी कंफर्टेबल फील होता है, तो 1-2 महीने में सीख जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस में आ भी जाएगा हिंदी इंग्लिश, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी तो आप संभाल लेंगे ही। और हिंदी तो बोलचाल की भाषा में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी कभी हिंदी नहीं पढ़ा था, 6th स्टैंडर्ड तक ही हिंदी पढ़ा था, उसके बाद अपन सीबीएसई बोर्ड में थे, तो 7th से मैंने संस्कृत पढ़ा था, हिंदी छुआ था भी नहीं। और फिर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए जिसमें कि मुझे हिंदी देना पड़ा, और बिहार एसएससी में तो हिंदी 100 नंबर के पेपर
पेपर थे और उसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम तो 80 प्लस ही आए होंगे, ऐसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि थोड़ा सा ईजी पूछ दिए गए थे, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, हमने तो नहीं कहा ना कि हिंदी या ईजी पूछो, ईजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेरी लेते हैं, विकास का है। भाई बेंगलोर जोन में ओबीसी का 380,000 है और यूआर का 160,000। अब बताओ क्या अभी भी आप बोलोगे कि यूआर का कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगा? देखो ये डिसाइड नहीं करता है कि किस में कितना फॉर्म डाले गए हैं। देखिए क्योंकि यूआर का डिसाइड होता है इस तरीके से कि ओबीसी वाले बंदे यूआर में जाके यूआर का कट ऑफ बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये नहीं कि ज़्यादा बंदे, हमेशा ज़्यादा बंदा यूआर से रहता है ओबीसी में। आपने देखा होगा जितने भी जोन है ना, लगभग में ओबीसी का फॉर्म एक्सेप्टेंस यूआर से ज़्यादा है। ऑब्वियस है, यूआर 51% जनसंख्या भारत का। आप अगर डेमोग्राफी देखेंगे भारत की जनसंख्या का जो आंकड़ा होता है, तो यूआर से ज़्यादा आपके ओबीसी में आते हैं, तो ऑब्वियस है फॉर्म भी ओबीसी से ज़्यादा भरे जाएंगे। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि यूआर का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि यूआर का कट ऑफ इस बेसिस पे बनता है कि जो टॉप के लड़के होते हैं ना, चाहे तो आप एसटी से हो या एससी से हो, वो यूआर में चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप एसटी से भी हैं और 90 नंबर ला रहे हैं, तो आपका एसटी से सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये यूआर से सिलेक्शन हो रहा है और आप यूआर वाला वैकेंसी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से एसटी का जो कट ऑफ है वो नीचे चला जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये मैटर नहीं करता है कि कितने फॉर्म डाले गए हैं ओबीसी से और यूआर से, हमेशा लगभग ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि यूआर का पता नहीं किस बेसिस पे वो कट ऑफ निर्धारित करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही कट ऑफ निर्धारित होता है। सोमिक का है, सर डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम कब तक होगा? 1.5 ईयर्स हो गए हैं अभी तक एग्ज़ाम का। देखिए इसके बारे में, देखिए कोई जैसे पहले रेलवे में क्या होता था कि कोई पैटर्न नहीं होता था, कब एग्ज़ाम होगा, कब वैकेंसी आएगी, उसी तरीके से डीआरडीओ है। लेकिन डीआरडीओ पे इतना प्रेशर बना हुआ है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब फ़ोन किया था तो बताया था कि जो उसके छोटे वैकेंसियाँ, यानी कि जो कम कम वैकेंसियाँ निकली थे टेक्निकल के, वो जैसे ही उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद ही आपके डीआरडीओ के एमटीएस के एग्ज़ाम होंगे। तो ये संभावनाएँ है कि आपके सितंबर से अक्टूबर में डीआरडीओ के एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और अगला लेते हैं कमेंट मोमो का। ठीक है, एमओ का, सर क्या पहले से टूटे पैर वालों को रेलवे ग्रुप डी मेडिकल टेस्ट में सिलेक्शन मिलता है क्या? देखिए मेडिकल टेस्ट में ये नहीं देखा जाता कि आपका पैर टूटा है कि जूटा है। आप दौड़ पाते हैं वो सही है, आपकी आंखें सही है वो सही है, मतलब कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब सही निकल गया, सही है। आपके पैर में कितने टाँके लगे हैं, क्या आपके बदन में टैटू बना है, ये सब मैटर नहीं करता है, ये आर्मी में देखा जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कमेंट करते हैं वो कम से कम एक बार देख लिया करें कि क्या उनका कमेंट लिया गया है कि नहीं, क्योंकि बार बार वही कमेंट करेंगे, उसके बाद खुद तो देखेंगे नहीं और फिर बाद में कहेंगे क्या कि सर आप मेरा कमेंट नहीं लेते हो, अब मैं इतना मैसेज कर दिया हूँ आप मेरा कमेंट नहीं लेते हो। भाई अपना कमेंट लिए उसका रिप्लाई तो कभी देख लिया करो कि क्या रिप्लाई मिला है कि नहीं रिप्लाई मिला है, और आप मतलब कि इल्ज़ाम लगा देते हो। अब देखिए ये इतना मिस कॉल करते हैं, अब हम ऑफिस में भी रहते हैं, ट्रेन बजते रहता है। अब बताइए भाई कोई सोया है तो आप ट्रेन बजा देते हैं। चलिए रिप्लाई देने के लिए बोल रहे हैं ग्रुप डी कौन सी मंथ में होगा? देखिए मैं हमेशा हर एक वीडियो में लगभग बोलता ही रहता हूँ कि जो ग्रुप डी है वो अब आज के वीडियो में भी शुरुआत में बोला कि आपके जुलाई के लास्ट तक संभावनाएं है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना चालू हो जाएगा, जिस तरह से केसेस डाउन हो रहे हैं। आशा करते हैं आपके टॉप 10 कमेंट में आपके जो कमेंट हैं वो शामिल किए गए होंगे। आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट जो होंगे दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे, ज़रूर कमेंट में आपको लिया जाएगा, यानी कि टॉप 10 के कमेंट में लिया जाएगा। और वैसे भी रिप्लाई करता रहता हूँ मैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारे जगह पे जब भी समय मिलता है मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिप्लाई देने में मज़ा आता है क्योंकि सभी लोग देखते हैं, सभी लोग सुनते हैं और सभी लोग को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।